लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए उर्दू के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। दुनिया मोहब्बत से चलती है। आप तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहां बैठे हैं, जो नई सरकारें आएंगी, जो कि आएंगी, तो हम उनके लिए भी बोलेंगे दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। क्या बात है, बढ़िया बात है, बहुत तो मोहब्बत रखिए, सभी जाति भाषा धर्म संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहे, हिंदुस्तान को बनाएं। और कोई ना कोई रोज खुटका होता रहता है, क्योंकि कोई उनको होमवर्क दे रहा है, वो अपने लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, अपने लोग उनके विरोधियों को होमवर्क दे रहा है। तिरंगे से किसको मोहब्बत नहीं है? हर आदमी के दिल में तिरंगा रोज फहराता है, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रवाद में अंतर है। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। तो जो बुनियादी चीजें हैं, हाँ भ्रष्टाचार में जरूर कमी आई है, ये हमको मानना पड़ेगा, निश्चित बात। हाँ रेटें डबल हो गई, गारंटी आती है। आदमी न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकता है, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकता है। रोज सुनते हैं पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये लोकतंत्र है। प्रजातंत्र में जिनके हाथ में सिस्टम और सत्ता व्यवस्था है वो इसके जिम्मेदार है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया, पेंशन हुई 7वें की, और तालियां आपकी उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया। लेकिन दबंगई के साथ में जो सच है वो सच बोलना चाहिए। जब 2019 में सहज रहो, हंस करके टालो। इस चीज का एक ही इलाज है, हंसना। अगर मान लो वो मन की बात करते हैं, हंसना शुरू कर दो। काय को तनाव लेते हो? जो चीज पसंद नहीं है तो हंसो, लेकिन होमवर्क मत लो। 2019 में जब बढ़त मिलने लगी तो गुजरात से एक फोन आया, सच्ची घटना है। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। वो मुझ पे व्यंग कर रहा था, लेकिन मैं सहज रहता हूं। और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा जी हाल चाल ठीक है, और सुनाने का पैसा लेते हैं। उसने फिर अगली बात कही, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। आप तमाशा देखिए, जिस पर वो आपराधिक मुकदमे चलाते हैं, जिसको जेल भेजने की धमकी देते हैं, वही अगर पार्टी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही उज्ज्वला योजना है। मेरे पास एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया, मजाक किया, ऐसे कवियों की बात का कोई बुरा नहीं मानता। बोले इतना तीखा मत बोलो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, एक हिंदी लेखक के घर में गबन के नाम पर उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठेगी। फिर भी मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। मजे लो, ये चीजें जो है मजे लेने की है, इसलिए बुरा मानने की बात नहीं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। वे भी क्या दिन थे? हाँ वे भी क्या दिन थे, एक सुना देता हूं, फिर डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना है। अच्छी कविता है। वे भी क्या ना मेरी बात का बुरा वो नहीं मानते, उनको कहां फुर्सत है, बुरा नहीं मानते किसी का नहीं, वो तो जरूरत भी नहीं है। वो तो क्या, उनकी गुड बुक में आने के लिए दूसरे लोग इस तरह के विवाद करते रहते हैं। हाँ जरूरत नहीं है। वो सामने बैठे थे, हमने तो इतना उनको व्यंग सुनाया 2014 से पहले। क्या बात है संपत जी, बहुत लेकिन वो कभी ऐसा, वो कहां बुरा मानेंगे, वो नहीं मानते। वाजपेयी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर देखो, वाजपेयी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर। जब यूएनओ में हिंदी पर भाषण देके आए तो एक सज्जन ने उन पर मजाक कर दी। बोले क्या हिंदी के समर्थन में इतनी बात करते हो, हिंदी में ईमानदार शब्द तो है ही नहीं। अगर आपको ईमानदार लिखना है तो उर्दू ही लिखनी पड़ेगी, हिंदी में उसका कोई पर्याय या विकल्प नहीं है। बोलो ईमानदार शब्द तो है ही नहीं, तो देखो उस आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर, अटल बिहारी वाजपेयी का। बोलो भाई साहब ठीक है, ईमानदार शब्द नहीं है, लेकिन हिंदी में तो बेईमान भी नहीं है। क्या बात। तो बात इस तरह से भी की जा सकती है। आज पूरी दुनिया का परिदृश्य आप देख लो। पुतिन 2035 तक रहेंगे, ऐसा संशोधन कर लिया। जिनपिंग जिंदगी भर राष्ट्रपति रहेंगे, ऐसा संशोधन कर लिया। और दूसरे लोगों की भी कोशिश यही है, चुनाव होते रहे, गद्दी पर अपनी बैठे रहे। ये चीजें कौन कर रहा है? कॉर्पोरेट कर रहा है। ये सारी समस्या की जड़ नई आर्थिक नीतियों में है, उदारीकरण में है। आप क्या सोचते हैं ये छोड़िए, आप क्या पढ़ेंगे ये तक कोई और तय कर रहा है। सही बात है, सही। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, वो इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा आज भी मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे? क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट करके धर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। इस बात को महात्मा गांधी समझता था। करे जाओ कुछ भी, पैसा कहां जा रहा है? इन चीजों पर भी आदमी को ध्यान देना चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं, पुराने समय में सुख था, सुविधाएं भले ही कम थी, संघर्ष था तो रोमांच भी था। अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। बड़े लोग बैठे हैं, 2.5-3 मिनट का आप लोगों का समय लेता हूं, उसके बाद डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनेंगे। पहली पंक्ति से पकड़ना। अच्छी कविता है। हाँ, वे भी क्या दिन थे, और अच्छा लगे तो समर्थन करना।
तमाम चीजें हम कवियों के यूट्यूब पर पढ़ी हैं, लेकिन हम तो इसलिए दो कारणों से बुलाए जाते हैं, या तो इन कवियों की ताकत में दम है या फिर आप लोगों की याददाश्त कमजोर है। लाइव सुनने का अपना एक अलग आनंद होता है। तब सुने वे भी क्या दिन थे। क्या बात है। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। क्या बात है, वाह क्या पंक्ति है। और अगली पंक्तियों पर आपकी दाद उठे। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। आज चिंता ही समझिए कि दुनिया किधर जा रही है। लेकिन हम क्या राम के वंशज है ना, सब कुछ लूटने के बाद समझ में आता है कि सोने का हिरन नहीं होता है। 40 साल से मैं कवि सम्मेलन में हूं, 30-32 साल से कुमार विश्वास, बाकी लोग भी 15-20 साल से हैं। आप लोग 2 पैसे देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं। हमारे बच्चे अच्छी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, उसके बावजूद ये कवि सम्मेलन हमारे लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं दोस्तों, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। ये धूप बनाने वाले लोग हैं। तब हमने क्या खोया क्या पाया। ऐसा नहीं कि तरक्की या विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने उसकी कीमत ज्यादा दे दी। ये हमारी चिंता है। तब वाह, तब आप सुने। कोई नहीं कोई बात। परम पद प्रमाण। हाँ, कोई बात। हाँ, कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं तो कह रही ऐसी चीजों से वो ज्यादा नोटिस भी नहीं लेता है। मुझे सुनने के लिए कोई बुलाता भी नहीं है। मुझे तो इसलिए बुलाता है कि देखें यार, इस दौर में भी सच बोलने वाला आदमी दिखने संपत जी, वाह वाह। पुराना समय आप देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, मेरा दावा है। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। हाँ, पद्म भूषण गोपाल दास नीरज एक बात कहते थे कि लेखकों कवियों की जिम्मेदारी है कि जो श्रोता सुनने आया है वो जब घर लौट करके जाए तो उसकी भाषा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्या बात है, वाह। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बना रहता था। बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी मिल गई। नतीजा क्या निकला? असुरक्षा बोध। लाखों करोड़ों जमा है, उसके बावजूद तनाव रहता है कि कल क्या होगा। बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक पहन लिया, दूसरा धो के सुखा दिया। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज अलमारी वार्डरोब कपड़ों से भरा है और आधे घंटे तक आदमी तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। हमारी चिंताएं ये हैं। आज इसके परिणाम पता नहीं लग रहे हैं, अभी बीज बोए जा रहे हैं, 20 साल बाद देखना। लोग भूखे उठते तो थे, किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था, और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वाह वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। आज भी कितनी सफाई से इस्तेमाल होता है। भले आदमी लालकृष्ण आडवाणी जी को आज समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। उनको थोड़ी पता था कि कोई आदमी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेगा। कमाल है भाई। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है।
और अब की बार समर्थन मिलेगा, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। और अब मार्मिक बंद देके समापन की ओर बढ़ता हूं। यात्री काट की सीटों पर काट के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। ये अच्छा है। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अब की बार आपका फिर समर्थन मिलेगा, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से, शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए हैं। और इसका अंतिम बंद देखे, शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं, रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो नहीं बजा सकते थे, जिसे पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और तालियां उठेंगी गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। और इसकी अंतिम पंक्ति मैं समापन कर रहा हूं, अपने बच्चों को सुनाना जिंदगी में बड़ी काम आएगी। हम किस चमक दमक में खो रहे हैं। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।